नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं जो टॉपिक बता रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी के लिए भी, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो या वो कई सारे इंटरव्यू देख चुके हों और बार बार यही गलतियां काफी लोग दोहराते रहते हैं। और ये चीजें हमें पता चलती हैं जब हम थोड़ा सा टाइम बीत जाता है, 2-4 साल 5 साल जब बीत जाता है तब काफी चीजें ये पता लगती हैं। लेकिन काफी लोगों को अभी तक भी पता नहीं लगता, काफी ईयर्स बीत चुके हैं। और ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जब आप किसी भी इंटरव्यू में जाएं। खासतौर से ये वीडियो उनके लिए है जो कि बिगिनर्स हैं और अभी अपने स्टार्टिंग कैरियर के दौर में इंटरव्यू देने जाते हैं। तो उनको एक्चुअल हकीकत पता नहीं है, उन्होंने काफी सारी वीडियो देख रखी हैं, काफी सारी जगह से पढ़ते हैं और उसी कॉन्फिडेंस में वो ये गलतियां कर जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और काफी लोगों के एक्सपीरियंस के इंटरव्यू के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, जो कि मैंने खुद से अपनी टीम से, अपने सीनियर से जाना है। तो वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये गलतियां आपको नहीं करनी जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे पहली बार चाहे कितनी बार भी। तो चलिए दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिल पाए हमेशा सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जितने भी फ्रेशर होते हैं, जितने भी बिगिनर्स होते हैं, वो इतना टूट चुके होते हैं काफी सारा इंटरव्यू देते देते कि वहां पर उनके चेहरे से साफ ही झलक जाता है कि ये बहुत डरे हुए हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है और बहुत दिनों से एक जॉब की तलाश में है। ये होती है पहली गलती और एचआर और इंटरव्यू लेने वाला इस चीज को भांप लेता है, इस चीज को वो नेगेटिव लेता है, नेगेटिव वे में लेता है इस चीज को। उसका मानना यह होता है, जो मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसका मानना यह होता है कि जो कैंडिडेट है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, घबराया हुआ है और इसके अंदर ज्यादा अच्छी स्किल्स नहीं है, इसीलिए इसको जॉब नहीं मिल रही। पहला परसेप्शन ऐसे ही बन जाता है कैंडिडेट को देखते ही। तो यहां पर ये जो गलती होती है ये क्या होती है? कॉन्फिडेंस की। आपके अंदर आपने हजारों इंटरव्यू दिए हैं, आप सब में रिजेक्ट हो गए, कहीं जॉब नहीं मिले, लेकिन जो भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहां किसी को पता मत चलने दीजिए, चाहे एचआर हो, चाहे आपके साथ इंटरव्यू देने आए हुए काफी सारे लोग हों। सबके सामने कॉन्फिडेंट रहिए और अपने को मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है, लेकिन कॉन्फिडेंस रखना है चेहरे पे, मतलब पॉजिटिव मुस्कान रखनी है, पॉजिटिव दिखना है और आपका ड्रेसिंग स्टाइल भी अच्छा होना चाहिए। तो ये चीज है कि कॉन्फिडेंस दिखना है, पॉजिटिव दिखना है, स्ट्रांग दिखना है। चाहे ऐसा होता है कि आपको लगता होगा कि आप हर क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते, तो इंडस्ट्री में जितने भी टॉप के लीडर हैं वो सभी क्वेश्चन का जवाब वो भी इंटरव्यू में नहीं दे पाते हैं, वो भी जो बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं, चाहे वो सीईओ लेवल के हो चाहे किसी भी लेवल के हो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है इंटरव्यू में, ऐसे मैं मालिक के साथ बैठा हूं जिसमें टॉप लेवल के लोग, सीईओ लेवल के लोग आके इंटरव्यू दिए हैं और वो पूरी तरह से बोल नहीं पाते, पूरी तरह से समझा नहीं पाते। तो ये आप एज ए फ्रेशर सोचिए कि आप तो काफी अच्छा इंटरव्यू देने वाले हैं। दूसरी जो गलती करते हैं लोग, अपना जो रिज्यूमे और सीवी ले जाते हैं उसको वो कभी भी विस्तार से पढ़ के नहीं जाते या उसकी पूरी तैयारी करके नहीं जाते। तुरंत ही कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत बार अपने रिज्यूमे को बना तो लेते हैं लेकिन उसकी एक एक चीज नहीं पता पढ़ पाते। अगर मैं उसके बीच में से कुछ क्वेश्चन उठा के पूछ लूं तो आदमी हकला जाता है और उसको पता भी नहीं चलता कि उसने वो चीज कहां लिखी है, कौन से एक्सपीरियंस में लिखी है, किस कंपनी के एक्सपीरियंस में लिखी है या कहां एक्स्ट्रा जो स्ट्रेंथ है उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। अगर मैं पूछ लूं कि आपने जो स्ट्रेंथ में ये चीजें लिखी हुई हैं आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, तो अगर उसने 5 लाइन लिखी होगी, 5 चीजें लिखी होंगी, तो उसमें से वो 2-3 ही बता पाएगा, हकलाने लगेगा या रिज्यूमे को देखने की कोशिश करेगा या इधर उधर देखने लगेगा। तो सबसे पहले तो रिज्यूमे जो होता है, चाहे उसमें आपने झूठ लिखा है चाहे सही लिखा है, उसका एक एक जो वर्ड है, एक एक जो सेंटेंस है, एक एक चीज आपने किस लाइन के नीचे लिखी है, कहां लिखी है, उसका मतलब क्या है, क्यों लिखी है, क्या दर्शाने के लिए लिखी है सामने वाले को, ये पूरी तरह से आपको आना चाहिए, उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। इसके लिए
हमें इंटरव्यू देने से पहले अपने रिज्यूमे को निचोड़ना होता है, चाहे हमने उसमें झूठ लिखा है चाहे सही लिखा है। जो रिज्यूमे के अंदर हमने वर्ड यूज किए, बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं कि एक्चुअल में उनका जो विस्तार में हकीकत है वो हमें मालूम नहीं होती, हमने ऐसे ही डाल दिया है। तो जब आपसे उस वर्ड के बारे में पूछा जाता है तो आप हकला जाते हैं और फिर उसी से खोदना स्टार्ट करता है जब एचआर या इंटरव्यू लेने वाला कि अच्छा ये एक्टिविटी में आपने क्या करा था, ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपने लिखी है इसमें आपने क्या ऐसा काम किया था, तो वहां हम फंस जाते हैं। मैं मानता हूं कि रिज्यूमे में झूठ भी लिखना पड़ता है, सत्य भी लिखना पड़ता है, और जब स्टार्टिंग में फ्रेशर होते हैं तो बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ जाती हैं, लेकिन उसका जवाब आपके पास तैयार होना चाहिए, जवाब चीजें तैयार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 10 इंटरव्यू में जा रहे हैं तो 10 के अलग अलग उस चीज के जवाब हो। आप एक बार पूरी तरह से अपने रिज्यूमे को पढ़िए, कहानी के रूप में पढ़िए, उसको रट लीजिए और अपने दिमाग से सोचिए कि उसमें से अगर इसका किसी ने चीज पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा, इसका चीज पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा। सबसे पहले जो फ्रेशर्स के साथ, बिगनर्स के साथ, या कम इंटरव्यू मतलब कम उनको साल का एक्सपीरियंस है, उनके साथ सबसे पहले उनको जो पकड़ा जाता है वो रिज्यूमे में लिखी हुई चीजों से ही पकड़ा जाता है, और उन्हीं पर उसी रिज्यूमे में लिखी हुई चीजों से ही उनको रगड़ा जाता है और वहीं से हकीकत पता चल जाती है। जिसको अपने रिज्यूमे के बारे में पूरी तैयारी रहती है, चाहे उसने झूठ लिखा हो, लेकिन वो जब जवाब देता है तो रिज्यूमे जो इंटरव्यू लेने वाला है वो तुरंत ही टॉपिक चेंज कर देता है, वो रिज्यूमे से हट जाता है और फिर आपसे अपने पर्सनल क्वेश्चन, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एजुकेशन, ये ऐसी चीजें बात करने लगता है। तो उसका ध्यान आपको रिज्यूमे से हटाना है तो रिज्यूमे आपको पूरी तरह से निचोड़ा हुआ याद होना चाहिए, और खुद से क्वेश्चन बनाइए कि इसका मतलब मैं खुद होता इंटरव्यू लेने वाला, मैं पूछता तो सामने वाला क्या जवाब देता। ये रट लीजिए, लिख लीजिए, इसको रटिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसको लिख के रट लीजिए, एक डायरी बनाई लीजिए, उसे दिन रात रटिए, और जब इंटरव्यू दे रहे हैं, सेलेक्ट हो जा रहे हैं, तो भी उसको बीच बीच में देखते रहिए। तो रिज्यूमे आपका पता होना चाहिए एक एक चीज। जब एक पेज का 2 पेज का होता है तो उसमें तो यार मतलब पता होना चाहिए ये वर्ड कौन सी लाइन के नीचे लिखा है, कहां लिखा है, क्यों लिखा था, मैंने क्यों लिखा था। अगर आपने रिज्यूमे बनवाया भी है तो भी उसको कहानी के रूप में पढ़िए, उसको सोचिए कि मैंने ये चीज डाली है, ये चीज रिज्यूमे लिखने वाले ने डाली है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या किया है कि मैंने ये चीजें लिखी हैं। तो रिज्यूमे को निचोड़ के पी जाइए। ये सब लोग ऐसे ही नहीं कहते, इसको एक्चुअल में करना पड़ता है। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में मैंने जो इंटरव्यू दिए थे, मैं रिज्यूमे पे ही मुझे लोग घेर लेते थे। रिज्यूमे में स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, अगर आपने हायर एजुकेशन की है स्पेलिंग मिस्टेक है, आपने बहुत सारे जो वर्ड लिखे हैं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वहीं से वो नेगेटिव हो जाएगा और वो आपसे रिज्यूमे के बारे में ही घुसना स्टार्ट कर देगा, उसके अंदर की चीजें पूछना स्टार्ट कर देगा और आप फंस जाओगे। तीसरी चीज जो है, रिज्यूमे हमेशा काफी लोग फ्रेशर होते हैं तो सोचते हैं हम इसमें क्या लिखें यार, एक पेज से इसको 2 पेज कैसे बनाएं। अगर आपने थोड़ी भी अच्छी एजुकेशन की है, यानी आपने ग्रेजुएट किया है, ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आपको इंडिया के अंदर तो 1 पेज का रिज्यूमे बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए, आपको 2 पेज का बनाना चाहिए। अब आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैंने भी यही गलती की थी। मैंने बहुत ही इंटरनेशनल लेवल के रिज्यूमे देखे थे जो 10-10 साल एक्सपीरियंस से केवल 2 पेज के बने हुए हैं, लेकिन वो वहां चलते होंगे, यहां ये आइडिया काम नहीं आया। इंडिया में 1 पेज का रिज्यूमे देखते ही वो आपको कम क्वालिफाई समझेगा और आपके पास वो समझेगा इसने कुछ भी नहीं किया है, चाहे आपने जॉब करी है मत करी है, पहली बार जा रहे हैं। 1 पेज का रिज्यूमे देख के इंडिया में जो एचआर है वो नेगेटिव हो जाता है, लेकिन आप किसी से पूछेंगे तो वो बिल्कुल भी कहेगा नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क पड़ता है। 2 पेज का रिज्यूमे, यहां पर लोगों ने पैदा होते ही 2 पेज का रिज्यूमे बनाया है, 2 पेज का ही देखा है स्टार्टिंग में, इसीलिए वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कैंडिडेट है वो 2 पेज का लिख के लाए। अब उसमें क्या लिखना है, उसमें आप अगर आपने पढ़ाई कर ली है और कोई जॉब नहीं करी है तो उसमें अपनी स्ट्रेंथ लिखिए। आपने पढ़ाई के दौरान कितने सारे खेल कूद में पार्टिसिपेट किया, कितने सारे सोशल सर्विसेज में पार्टिसिपेट किया, अपने मोहल्ले में, अपने कहीं आप कोई कोऑर्डिनेटर बने, कोई टीम लीडर बने, आपने कोई टीम बनाई, क्रिकेट खेला तो क्रिकेट में कितने अवार्ड लाए, क्या चीजें करी, स्पेशल चीज लिख दीजिए। आपके अंदर क्या क्या स्किल्स आपको आती है, मोबाइल चलाना आता है, एंड्रॉयड डिवाइस ठीक करना आता है, चीजें लिखिए, लेकिन अपनी जॉब से रिलेटेड।
अपनी स्ट्रेंथ से ले सामने वाले को ये दिखाइए कि आपके अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटी है और आप बहुत सारे काम अच्छी तरह से बहुत जल्दी सीख जाएंगे। 2 पेज का रिज्यूमे भले होता है लेकिन वो जाता 1.5 पेज में ही है, 1.5 पेज से कम में जाता है। मतलब पीछे वाले जो पेज है, दूसरा जो पेज है, उसका 30% हिस्सा भर देना चाहिए। आप थोड़े फॉन्ट बड़े रख सकते हैं, थोड़ा सा गैप दे सकते हैं, ऐसे करके आप 1.5 पेज आसानी से कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन में क्या किया, आपने 10th में कौन से सब्जेक्ट लिए थे, किस में क्या नंबर आए, ऐसे कर करके 2-2 लाइनें बढ़ जाती हैं और आपका रिज्यूमे भरा भरा दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। चौथी जो गलती लोग करते हैं, फ्रेशर से और बिगनर से और 2-4 के साल के इंटरव्यू वालों से जरूर उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है। इसके पीछे क्या कारण है ये मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जब भी आपसे फैमिली बैकग्राउंड, आपके सोशल बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाए तो आपको बहुत ही स्ट्रांग नहीं दिखाना है, अपने आप को बहुत ही धनवान नहीं दिखाना है, बहुत ही पॉलिटिकल स्ट्रांग नहीं दिखाना है और आपको बहुत ही पुअर नहीं दिखाना है, बहुत ही ज्यादा गरीब नहीं दिखाना है कि आप खाने को मोहताज हैं और आपकी नौकरी से ही आपका घर चलेगा। आपको मिक्स रहना है, आपको अपनी परेशानियां नहीं बताना। वहां पे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कम से कम आप डिटेल दें सामने वाले को, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग अपने को पुअर दिखाने की कोशिश करते हैं, गरीब दिखाने की कोशिश करते हैं और यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर उनको नौकरी नहीं मिली तो बहुत हालात खराब हो जाएंगे। और एक तरफ दूसरे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, उनके हालात खराब भी होते हैं लेकिन वो अपने को स्ट्रांग दिखाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। वो दिखाते हैं कि मेरे जो फैमिली में जो लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, वो काफी अच्छी अच्छी कंपनी में हैं, काफी जगह हैं और मेरे उनसे रिलेशन है। इसका भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। सामने वाला एचआर और जो मेरे जैसा आदमी इंटरव्यू लेता है तो समझ जाता है जब इसके इतने सारे स्ट्रांग रिलेशनशिप हैं तो ये इतने दिनों से खाली क्यों बैठा है, क्यों घूम रहा है और क्यों इस तरह की जॉब के लिए आया है। अगर वो पुअर दिखाता है, अपने को कमजोर दिखाता है, तो मैं उसे इमोशनल रूप से, और जितने भी इंडिया में एचआर हैं वो इसे इमोशनल रूप से उसे कमजोर मानते हैं और ये दिखाते हैं कि इसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। इसीलिए अपनी फैमिली बैकग्राउंड और अपना जो सोशल बैकग्राउंड है उसको दिखा के एक नौकरी मांगना चाहता है। तो आप अगर नौकरी करने गए हैं तो आप अपने को दिखाइए कि आप कितने स्ट्रांग हैं, आपको ये नौकरी मिलेगी तो आप क्या करेंगे, आप कितना सीखते हैं। ये नहीं मिलेगी तो भी अपने को इंप्रूव करेंगे और इंटरव्यू देंगे और अच्छी तरह से करेंगे। और अपने को दिखाइए कि अगर आप यहां पर ये सारी चीजें, मतलब फैमिली बैकग्राउंड का बहुत कम से कम डिस्कशन करना है। बहुत ही, अगर आप स्ट्रांग फैमिली से हैं तो आपको बताना नहीं है, वहां पे आप बहुत ही पुअर फैमिली से हैं तो बताना नहीं है। फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर भी कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाता है। अब मैं उदाहरण बता दूं, जिसका पिताजी वकील होगा, जिसका पिताजी अगर पुलिस में होगा और आसपास की पोस्टिंग होगी तो बहुत सारी जॉब में आपके रिजेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। सेल्स में तो खास तौर से बढ़ जाते हैं। अगर मुझे पता होगा कि मेरी टीम में आने वाला जो बंदा है उसका पिताजी पॉलिटिकल पावर में है या पुलिस में है या किसी ऐसी चीज में है कि वो कल को मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, अगर मैं उसके बच्चे पे प्रेशर डालूं, टारगेट का प्रेशर डालूं या कोई बात बनती है, तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि इस तरह का जो कैंडिडेट है वो मेरी टीम में आए। ऐसा ही इंडिया में सभी लोग सोचते हैं। सब अपनी सिक्योरिटी के बारे में पहले सोचते हैं। जो इंटरव्यू लेते हैं सोशल बैकग्राउंड इसीलिए पूछा जाता है कि वो जो कंपनी भी ये चाहती है कि कोई ऐसा बंदा ना आ जाए जो कल को हमारे लिए मुसीबत बन जाए। और जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो भी यही चाहता है कि कल को ऐसा बंदा हायर ना कर दूं कि वो मेरे लिए मुसीबत बन जाए, मेरी कंपनी के लिए बन जाए, ताकि मेरा नाम उछले कि मैंने कैसे इंटरव्यू लिया था। और जो टीम वाला होता है, जिसको अपनी टीम के अंदर लेना होता है, वो भी ऐसे कैंडिडेट से बचता है। इसीलिए फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी फैमिली हम्बल दिखलानी चाहिए, सीधी सादी दिखलानी चाहिए कि सब लोग अपने काम में मस्त हैं और कोई भी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, बहुत ज्यादा पैसों की तंगी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक जीवन यापन करने के लिए और एक अच्छा स्टैंडर्ड बनाने के लिए नौकरी तो जरूरी ही है। अगर आप दिखाते हैं कि आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, आपके पिताजी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको तुरंत ही क्वेश्चन करते हैं आप यहां क्या कर रहे हैं, आप अपने पिता के बिजनेस में, आप हमारे बिजनेस को बढ़ाएंगे, हमारी कंपनी में आके आप अपने पिताजी को क्यों नहीं बढ़ाते? यानी आपके अंदर टैलेंट नहीं है, स्किल्स नहीं है, आपका इतना अच्छा खासा बिजनेस है और आप यहां पे झकमरा रहे हैं। तो आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए। मैंने ये दोनों चीजें अपनी कैरियर के स्टार्टिंग में अप्लाई किया था एक कहानी बना के, लेकिन फेल।
यही समझ में आया कि अपनी फैमिली को हम्बल दिखलाना है और ऐसा दिखलाना है कि हमारी फैमिली इस कंपनी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती या इंटरव्यू लेने वाले का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, हम लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना। जो पांचवी गलती लोग करते हैं वो है इमोशनल फूल। एचआर और जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसको केवल आपका ही इंटरव्यू नहीं लेना, वो जाने कितने दिनों से इंटरव्यू ले रहा है, कितने दिनों तक इंटरव्यू लेगा, और जिस पोजीशन के लिए उसने आपको बुलाया है उसके लिए वो पता नहीं कितने दिनों से इंटरव्यू ले रहा है, कितने कैंडिडेट को सेलेक्ट कर चुका है, फिर उनको निकाल भी चुका है। तो वो हमेशा आपके ऊपर इमोशनल गेम, जब कैंडिडेट नया होता है तो उससे इमोशनल गेम्स बहुत ज्यादा खेला जाता है इंटरव्यू लेने वाले द्वारा। वो आपको इमोशनली ऐसा फंसाएगा कि आपकी जो कमजोरियां हैं वो सामने निकल के आ जाएंगी, या आप अपने मन से, अपने मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा बक दोगे कि आपने जो रिज्यूमे में लिखा है वो गलत है, या आपने ये बात छुपाई है और आपने कोई ना कोई ऐसा सीक्रेट, और वो आपके मुस्कुराएगा, वो कहेगा ठीक है मैं आपको देखता हूं, लेकिन वो आपको मन से ही रिजेक्ट कर चुका हुआ। तो इमोशनल फूल नहीं बनना है। कोई भी ऐसा, अगर आपने रिज्यूमे में कुछ भी झूठ लिख दिया है तो उसको कभी भी एक्सेप्ट मत करिए किसी भी लेवल पर जाके कि आपने गलत लिखा है। ठीक है, अगर आपने लिखा है कि आपको MS ऑफिस आता है, एक्सेल आता है, ठीक है, मुझे कम ही आता है, मुझे खोलना आता है, उसमें टाइपिंग करनी आती है थोड़ी सी, तो भी मैं यही कहूंगा कि मुझे एक्सेल आता है। अगर वो मुझे लैपटॉप पे भी बैठा देगा ना और कंप्यूटर पे बैठा देगा तो भी मैं एक्सेल चलाऊंगा। अब एक्सेल में तो यार बहुत सारी चीजें होती हैं, एडवांस लेवल भी होता है, एक्सपर्ट लेवल भी होता है। अब मैंने रिज्यूमे में ये तो नहीं लिखा कि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूं, या उसे भी पता है कि मैं अभी कॉलेज से निकला हूं, 1-2 साल से जॉब कर रहा हूं, तो मैं कितना एक्सपर्ट हो सकता हूं। तो आना चाहिए, मैंने देखा हुआ होना चाहिए, या उस चीज के बारे में मुझे काफी नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि रिज्यूमे को घोल के पी जाओ। तो इमोशनल फूल नहीं बनना है, कुछ भी चीज ऐसी नहीं बताना है जो आपने पहले छुपाई है और बाद में उसको फिर इमोशनली उससे आप मिल गए, गिड़गिड़ाने लगे कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो ऐसा हो जाएगा, मैंने इतने सारे इंटरव्यू दिए हैं, सब जगह से रिजेक्ट हुआ हूं और बहुत ही परेशान हूं, खाने के लिए पैसे नहीं। इस तरह की अगर आपने चीजें कर ली, वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, उकसाते हैं कि कैंडिडेट इस तरह की चीजें बोले, तो कैंडिडेट को वो पहले से ही मतलब बीमार मान लेते हैं और उसको मतलब अनस्किल्ड मान लेते हैं, ये मान लेते हैं इसके अंदर तो कुछ भी टैलेंट नहीं है, ये इतना अभी रो रहा है, अगर मैंने इसे कंपनी में ले लिया तो ये काम नहीं कर पाएगा, और जब हम इस पे प्रेशर डालेंगे या काम करवाएंगे तो ये आगे कितना रोएगा, या इसको निकालेंगे कंपनी से तो ये आगे कितना रोएगा। इसीलिए ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, और ये बहुत लोग गलती करते हैं अपने स्टार्टिंग के कैरियर में। मत करिए। आप इंटरव्यू देने गए हैं, आप अपनी स्किल्स दिखाइए, स्ट्रांग दिखाइए, पॉजिटिव दिखाइए, इंटरव्यू देके आइए, उसके बाद सैलरी नेगोशिएशन करिए। होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो उसको पता ही मत चलने दीजिए कि आपने पहले कितने इंटरव्यू दिए हैं, कितने जगह आप सेलेक्ट हो चुके हैं, या कितने इंटरव्यू और भी देने वाले हैं। अगर आप उसी दिन दूसरा इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसे मत पता लगने दीजिए, उसे बस ये दिखाइए कि आप जिस इंटरव्यू में गए हैं कि पहली बार इंटरव्यू में आए हैं, मतलब ऑलरेडी आप कम से कम इंटरव्यू में आ रहे हैं, और बस उसे ऐसे ही लगे कि इसके बाद ये कहीं नहीं जाएगा, इसी कंपनी पे डिपेंड है। कभी भी ये गलती मत करिए कि आपने पहले कितने इंटरव्यू दिए हैं, किस किस कंपनी में दिए हैं, आपके कितने इंटरव्यू फिक्स हो चुके हैं, या कितने में आपको कॉल आनी बाकी है, या आगे आप और क्या देंगे। अगर आप इस कंपनी में नहीं सेलेक्ट होते हैं तो आप क्या करेंगे। आप ये कह सकते हैं कि आप इस कंपनी में सेलेक्ट नहीं होंगे तो सर और भी कहीं ट्राई करेंगे, और लेकिन बहुत सारे लोग बता देते हैं अच्छा मेरा वहां पे भी इतने तारीख को इंटरव्यू है, मेरे यहां पे भी इंटरव्यू है। इससे वो नेगेटिव हो जाते हैं और तुरंत ही रिजेक्ट कर देते हैं। कैंडिडेट को अगर हमने सेलेक्ट कर लिया, ये कल को फिर वहां पे भी इंटरव्यू देगा, वहां हो जाएगा तो ये फिर नहीं आएगा, तो वो अपना टाइम बचाने के लिए उसको रिजेक्ट ही कर देते हैं। तो आपको आगे का प्लानिंग नहीं बताना है कि आगे आपका क्या इंटरव्यू। आप ये कह सकते हैं कि हाँ सर अगर यहां पे नहीं होता है, मैं बहुत ही उम्मीद है मुझे कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ है, मेरे को सारी चीजें आती हैं जो आपको रिक्वायरमेंट है, और जो चीजें आपको रिक्वायरमेंट है वो मैं जल्दी से जल्दी सीख लूंगा। तो अगर मुझे यही मिल जाती है तो मुझे आगे इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर मुझे अगर यहां नहीं होता है तो मुझे अपना कैरियर के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए आगे और भी इंटरव्यू देने पड़ सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन देके आप निकल सकते हैं वहां से। मतलब इंटरव्यू में जितना पूछें उतना ही बताना है, उससे ज्यादा नहीं बताना है। निचोड़ ये है, उससे ज्यादा आप ज्यादा बोलेंगे बहुत सारी चीजें निकलेंगी, बातें निकलेंगी, और उसको कुछ नेगेटिव लग गया,
कैंडिडेट सेलेक्ट हो या ना हो, उससे सैलरी के बारे में जरूर पूछा जाता है। अगर वो नया है, पुराना है, तो भी सैलरी के बारे में पूछा जाता है। अच्छा, आपको कितनी सैलरी चाहिए, कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप जिस तरह का इंटरव्यू देने गए हैं, वहां पे उन्होंने सैलरी क्या डिजाइन कर रखी है, आप इसको उन्हीं के भरोसे पे छोड़ दीजिए। सर, जो यहां पे इस पोस्ट के लिए जो सैलरी आपने डिसाइड कर रखी है, उसमें जो अच्छा से अच्छा हो वो मैं चाहता हूं। बाकी चीजें नेगोशिएबल हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। आप बिल्कुल फिक्स मत हो जाइए या बिल्कुल कम सैलरी मत मांग लीजिए, ठीक है। जो वहां पे उस जॉब के लिए है, या तो आपको पहले से पता है तो आप उसके बीच की रेंज बोल दीजिए। बीच की, स्टार्टिंग की भी रेंज नहीं बोलनी, लास्ट भी नहीं बोलनी, बीच का बोल दीजिए। अगर उसमें लिखा है कि 15 से 20,000 रुपए तक मिल सकता है, तो 20,000 उन्होंने लिखा होगा जो एक्सपर्ट होगा उसके लिए, और 15 स्टार्टिंग वाले के लिए। तो आप 17 बोल सकते हैं, सर 17,000 रुपए अगर मिल जाते हैं तो काफी ज्यादा अच्छा है। तो सैलरी नेगोशिएशन पे बोलिए। बहुत सारे कैंडिडेट नहीं बोलते, 80% कैंडिडेट सैलरी पे बात ही नहीं कर रहे, बस ऐसे कहते हैं सर जो मिल जाएगा वो ले लेंगे। क्यों मिल जाएगा भाई? तुम क्या खैरात में आए हो? तुमने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया है, तुम्हें काम करना है, तुम्हें कमाना है, तुम्हें पता ही नहीं है कितना लेना है। तो ये चीज, सैलरी पे बिल्कुल भी चुप नहीं रहना है, शर्माना नहीं है, कुछ भी नहीं है, कॉन्फिडेंस से बोल देना है। अगर 15 से 20 के बीच में है तो बीच की सैलरी बोल देना है। और अगर, क्योंकि हर एक इंटरव्यू में सैलरी पहले से ही पता होता है कि क्या सैलरी इसमें मिलेगी, तो उसी के आसपास बोलना है, बहुत ज्यादा नहीं बोलना। तो ये गलतियां मत करिए। बाकी आप जितना इसमें और इंप्रूव कर सकते हैं और सीख सकते हैं, अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं, या कोई और अच्छी चीजें कर सकते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू में इमोशनल फूल मत बनिए, फैमिली बैकग्राउंड को बहुत ज्यादा मत बताइए। इसके अलावा आप सैलरी नेगोशिएशन जरूर करिए, और आपको रिज्यूमो को अपना 2 पेज का कम से कम बनाना ही चाहिए। 1 पेज का इंडिया में चलता है, वो देखने में अच्छा लगता है, कलरफुल होता है, बहुत सारी चीजें होती है। मैंने ऐसे हजारों रिज्यूमे बना रखे हैं, हजारों रिज्यूमे बना रखे हैं, लोगों के बना बना के दे भी रखे हैं। लेकिन मुझे पता है 1 पेज का जो रिज्यूमे होता है वो पहली बार में ही नेगेटिव हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के बीच में ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।